मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। बात कर रहे होंगे यूनिट 3 की, जो कि आपका है डेवलपमेंट ऑफ स्पीच के बारे में। तो ये हमारा यूनिट 3 है। इसमें हम 3.1 पढ़ेंगे, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट स्पीच इन चिल्ड्रन विथ नॉर्मल हियरिंग। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। और देखिए आपका 3 में भी आपका लगभग यही दिया गया है। इसमें स्पीच इन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट दिया गया है और यहाँ पे आपकी क्या दिया गया है। ठीक है, दोनों एक ही लगभग यूनिट है। ठीक है, दोनों में सेम ही चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, तो हम दोनों को एक ही में करके पढ़ेंगे। अगला 3.2 है प्री लिंग्विस्टिक फॉर नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। और 3.4 है फैक्टर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ स्पीच चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। और 3.5 है लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्री एंड पोस्ट लिंगुअल विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो ये हम पढ़ रहे होंगे और ये यूनिट बहुत ही इजी है। सबसे ज़्यादा इजी यूनिट आपके सिलेबस में कुछ है तो ये यही है। ठीक है, तो आपको स्टेजेस पढ़ने हैं, क्या डेवलपमेंट है बच्चों का, अलग अलग उम्र में क्या बच्चों का किस तरीके से उनकी श्रवण का, उनकी वाणी का विकास होता है, वो हम जानेंगे। सामान्य बच्चों में वाणी विकास के चरण के बारे में हमें पढ़ना है। मतलब ध्वनियों के व्यवहार समेत जो प्रतिक्रियाएं हैं विकसित और अधिक जटिल होती हैं, क्योंकि बच्चा शारीरिक और बौद्धिक रूप से विकसित होता है। ये व्यवहार बच्चे के परिपक्व स्तर और उम्र के साथ मेल खाते हैं। देखिए, हमने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि बच्चे का कितना लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, कितना बच्चे की वाणी विकसित होगी, डिपेंड करता है कि बच्चे कितना परिपक्व है, उसकी उम्र क्या है और परिवार का माहौल कैसा है। इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है। उम्र कम है, आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल फ्लुएंटली इंग्लिश बोले, आप 2 साल के बच्चे से उम्मीद करेंगे कि वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोले तो नहीं हो पाएगा। कितना परिपक्व है बच्चा, मेच्योर कितना हुआ है, ये भी डिपेंड करता है कि उस मेच्योरिटी भी उसके लैंग्वेज को, उसके जो स्पीच है उसको प्रभावित करती है। तो अलग अलग उम्र में हम देख रहे होंगे। पहला 1 से 3 महीने में देखेंगे श्रवण प्रतिक्रिया क्या होती है। एक बार हम श्रवण प्रतिक्रिया पढ़ेंगे, फिर वाणी का क्या विकास होगा वो पढ़ेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे आपको तेज आवाज़ देते हैं, आपने आइज ब्लिंक पढ़ा होगा। ठीक है, आइज ब्लिंक आपने पढ़ा होगा जब आपने आइडियोलॉजी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऐसा ही बच्चा इसमें करता है। तेज ध्वनि आप देंगे, ताली बजाएंगे, कोई अलार्म बजाएंगे, तो आवाज़ के प्रति जो शिशु रहता है वो सोते समय जो अगर सोता रहेगा तो जाग जाएगा। ठीक है, और जागना जो शुरू कर देगा और कई बार तेज आवाज़ देने पर वो चौंक कर उठ जाएगा, रोने लगेगा। ऐसा प्रतिक्रिया देता है 1 से 3 मंथ में। और भाषा और वाणी विकास की अगर बात करते हैं हम, तो इस अवस्था में बच्चा बस इतना ही कर सकता है, भूख लगने पर रोना, अर्थहीन ध्वनियाँ निकालना। ठीक है, रोना ही बच्चे की विकास की पहली अवस्था होती है। मतलब वो रोकर ही अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसके बाद कू जो अर्थहीन ध्वनि होती है, जो कुकिंग होता है, वो स्टार्ट करना। 3 से 6 महीने में क्या होता है, क्या श्रवण प्रतिक्रिया रहती है। तो बच्चा जब आवाज़ सुनता है इस मंथ में, तो समान रूप से अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है। लगभग 6 मंथ का बच्चा वो अपनी माँ की आवाज़ को जो है पहचानने लगता है। बच्चा जब नई ध्वनियों को सुनता है तो वो मुस्कुराता है और जो खेलना है वो बंद कर देता है। भाषा और वाणी विकास की बात करते हैं, तो इस समय बच्चा आमतौर पर कुछ जो ध्वनियाँ हैं उसको निकालता है, जैसे आ, ई, ऊ, ए, पा, भा, ना, मा। तो इन जिनमें कुछ स्वर और कुछ व्यंजन जो है वो शामिल होते हैं, तो इनको वो बोलता है। किंतु बच्चे इनके अर्थ नहीं जानते, लेकिन वो क्या बोल रहा है उसके अर्थ को वो नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं आ, ऊ, ई, ऐसा कुछ करते रहेंगे, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं वो उसका अर्थ नहीं जानते हैं। ये एक साथ 2 स्वर या 2 व्यंजनों को भी बोलते हैं, और जैसे पा, पा, बा, बा, मा, मा, इन सब का जो उच्चारण है वो करते हैं। जो बबलिंग होती है वो आपकी होती है 3 से 6 मंथ में, तो वो बबलिंग की स्टेज होती है ये। और 7 से 9 महीने में बात करते हैं, तो बच्चा ध्वनि स्रोत की ओर अपना सिर घुमाएगा तथा नई ध्वनियों को सुनने में रुचि लेगा। ठीक है, लगभग 8 माह का बच्चा जो है वो इन सब आवाज़ों को निकालता है, जैसे लैलिंग कहते हैं। ठीक है, अलग अलग उम्र में बबलिंग, लैलिंग, क्राइंग, यही सब अवस्थाएं हैं जो आपका उसमें पढ़ाया गया था, आइडियोलॉजी में पढ़ाया गया, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में पढ़ाया गया, वही सब चीज़ें हैं। आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। इसमें लड़कियों की अपेक्षा, मतलब लड़कों की अपेक्षा जो लड़कियों की भाषाई विकास जो है वो जल्दी होता है। ये जल्दी ही ध्वनि उत्पादन करने लगती हैं और इन्हें वर्ड चाइल्ड की स्टेज भी जो है आपकी कहा जाता है। 9 से 12 महीने में क्या होता है, वाणी और भाषा विकास की अगर हम बात करते हैं, तो बबलिंग स्टेज तक बच्चे लगभग एक समान विकास करते हैं, क्योंकि अचाई बच्चे बबलिंग स्टेज के आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए, बच्चे बलबलाते हैं,
ठीक है। ऐसे जो अर्थहीन ध्वनियाँ रहती हैं उनका उच्चारण करेंगे, रोएंगे, लेकिन जो श्रवण बाधित बच्चे रहते हैं उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं हो पाता, जबकि जो सामान्य बच्चे रहेंगे वो आगे उनका उच्चारण स्पष्ट धीरे धीरे होता चला जाता है। एक सामान्य बच्चा ध्यान पाने के लिए आवाज़ का उपयोग करना शुरू कर देता है। उनका पहला शब्द जो है आमतौर पर इस अवधि के भीतर किसी भी समय सुना जा सकता है, और वह कुछ ध्वनियों की नकल करेगा जो आप बोलते हैं। जैसे आपने कुछ कहा तो उसको नकल भी बच्चा करता है, ठीक है। ये नॉर्मल सी बातें हैं सब। एक अवस्था में मतलब इस अवस्था में बच्चे को शब्दावली जो सार्थक शब्दों का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ जाता है। सामान्य बच्चे के अंदर तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक धीरे धीरे इन्वायरमेंट से जो है वो सीखता रहता है, लेकिन एक दिव्यांग बच्चे में लर्निंग के आगे उसका विकास करना जो है वो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होता है। अक्सर बात करते हैं लगभग 13 महीने से 2 वर्ष तक के बच्चों में जो श्रवण प्रक्रिया है, तो इस अवस्था में बच्चा मुझे दे दो जैसे अनुरोधों का जवाब देना शुरू कर देगा, ठीक है। वह गेंद लाने जैसी आज्ञाओं का जवाब भी दे सकता है। जैसे आपने उससे कहा बेटा चिमटा कहाँ है, ले आना, अगर बच्चे को पता है चिमटा क्या होता है तो वो उठा के ले आएगा, ठीक है। अपने कटोरी मंगाए, बच्चा कटोरी ले आएगा। आपने पूछा नाक कहाँ है, कान कहाँ है, उसका जवाब वो दे पाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे जो वर्ड रहते हैं उनका वो जवाब भी दे पाता है, उनको सुन भी पाता है, ठीक है। और ये भी चीज़ें रहती हैं। और वाणी और भाषा विकास की बात करते हैं तो बच्चों के अंदर किसी को बुलाने तथा खुद से दूर करने के लिए उपयुक्त भाषा का विकास हो जाता है। जैसे आप बच्चे को टच कर रहे हैं तो वो कहेगा नहीं छुओ मत, ठीक है। और या फिर मान लीजिए ये किसी को बुलाना है, पापा आ जाओ, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं मतलब वो बोलना स्टार्ट कर देता है। अगर वो हियरिंग इम्पेयरमेंट नहीं है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट रहेगा तो वो बोलता तो है हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा, बट वो सार्थक नहीं होता है, मतलब अर्थपूर्ण नहीं होता है। वह कुछ सामान्य जानवरों, फलों आदि का नाम भी बता सकता है। आपने पूछा बेटा गाय कहाँ है, बेटा भैंस कहाँ है, कुत्ता कहाँ है, तो वो इशारे के माध्यम से दिखाना भी स्टार्ट कर देता है, वो नाम भी बता देता है, कुछ वस्तुओं के नाम भी आपको बता देगा, ठीक है। विशेषण और क्रिया विशेषण का उपयोग करके वो वर्णन भी कर लेता है। तो ये धीरे धीरे बच्चे के अंदर डेवलप होती जाती हैं। जैसे बच्चा और आगे बढ़ेगा, 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, तो उसके अंदर वोकैब जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और धीरे धीरे 5 साल तक का बच्चा लगभग वो अच्छे ढंग से एक वाक्य जो है वो सेंटेंस को बोल पाता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे ये नहीं पसंद है, मैं ये नहीं खाऊंगा, इस तरीके के वर्ड जो है वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर देता है। बात करेंगे 3.2 में, जो कि हमारा है प्री लिंग्विस्टिक फॉर नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। सामान्य वाणी भाषा विकास की पूर्व की कुछ ज़रूरतें हैं वो हमें जाननी है। और मैं आपसे कहूँगी ये आवश्यकताएं क्या होती हैं, सबसे पहले वो समझ लीजिए। देखिए आवश्यकता का मतलब होता है सामान्य वाणी भाषा विकास की पूर्व आवश्यकता से क्या तात्पर्य होता है। जैसे आप लोग डीएड कर रहे हैं तो डीएड के पहले, डीएड में एडमिशन लेने के पहले कुछ रिक्वायरमेंट डीएड में एडमिशन लेने की, ठीक है, कि जैसे आप क्या है, आपका 12th होना चाहिए, 12th में 50% होना चाहिए, तभी आप डीएड में एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। ऐसे जब आप सीटेट देंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट अब बढ़ जाएगी कि आपको कोई डिप्लोमा होना चाहिए, आपका 12th में मतलब आपका 10th 12th होना चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो समय के साथ बढ़ती रहती हैं। तो ऐसे ही क्या है कि श्रवण बाधित बच्चों में भी या सामान्य बच्चे में भी वाणी के विकास के लिए कुछ पहले की ज़रूरतें होती हैं, जो अगर बच्चे के अंदर है तो अच्छा विकास होगा, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर ये सारी चीज़ें में इनमें से कोई भी एक फैक्टर आपका प्रभावित है नहीं है तो उससे बच्चे की लैंग्वेज और स्पीच जो है वो भी प्रभावित हो जाती है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कौन कौन सी ज़रूरतें हैं जो फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं नॉर्मल स्पीच को। तो मैं एक एक करके आपको सभी के बारे में बताऊंगी। आपका पहला है न्यूरोमोटर मैचुरेशन जो है, मतलब जो मोटर कौशल हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, मतलब जो माइंड है, जो संज्ञानात्मक विकास है वो बेहतर होना चाहिए। सेंसरी परसेप्शन एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर जो सेंस हैं, ठीक है, जो 5 ऑर्गन हमारे हैं, जो 5 सेंसेस हमारे हैं वो सेंस हमारे बहुत अच्छे से काम करने चाहिए, तब हमारी लैंग्वेज का डेवलपमेंट अच्छा होगा। फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए, शारीरिक और जो आपका सामाजिक और अगर बात करते हैं भावनात्मक जो विकास है बच्चे का वो होना चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट भी आपको मिलना चाहिए। जैसे जब तक कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा आपके अंदर सारी एबिलिटी है फिर भी आप जो है अच्छे से लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसे आप कहते हैं, नॉम चॉम्स्की ने दिया था। तो जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है ये जो डिवाइस होती है ये कमज़ोर होती चली जाती है,
समझ रहे हैं। ये जो डिवाइस आपकी होती है नॉन चौमस्की कहते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर एक एलईडी पाया जाता है, मतलब भाषा अर्जन क्षमता पाई जाती है बच्चे के अंदर, और भाषा अर्जन क्षमता बच्चे के अंदर रहती है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें उसको नहीं मिलती हैं, ठीक है, तो ये भाषा अर्जन क्षमता जो है वो काम नहीं करती है। जो एलईडी रहती है वो भी अपना काम नहीं कर पाएगी। तो ज़रूरी है कि हम बच्चे को ये सारी चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध कराएं, बच्चे का ये सारे जो कौशल हैं बच्चे के अंदर वो डेवलप हो, ये सारा चीज़ें बच्चे की सही रहें, तो उससे बच्चे का अच्छे से लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। पहला है न्यूरोमोटर मैचुरेशन होना चाहिए, मतलब वाणी उत्पादन की प्रक्रिया में जो हाईली न्यूरोलॉजिकल रेगुलेशन है उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि वाणी उत्पादन एक हाईली कोऑर्डिनेटिव फाइन मोटर एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को सही न्यूरोमोटर की आवश्यकता जो है वो होती है। देखिए हमारे जो ऑर्गन्स हैं, मतलब हमारा जो हाथ है, हमारा जो पैर है, ठीक है, हमारे जो मुंह है, हमारे मुंह के अंदर जो जीभ है, इन सब में जो है मूवमेंट होना चाहिए। इन सब अपने जो सेंसेस हैं वो आपके अच्छे से काम करनी चाहिए, ठीक है। यदि बच्चा मोटर डेवलपमेंट के माइलस्टोन को सही समय से प्राप्त करता है तो उसमें सामान्य वाणी की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अगर बच्चा समय से जो है वो उसके अंदर जितने भी माइलस्टोन पीरियड में ही, मतलब माइलस्टोन सारे उसके डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। जिस उम्र में चलना चाहिए उस उम्र में बच्चा चलने लगता है, जिस उम्र में बच्चे को अपने हाथ से खाना चाहिए उस उम्र में बच्चा अपने हाथ से खाने लगता है, ठीक है। बच्चे की उंगलियां जिस उम्र में मुड़नी चाहिए वो मुड़ रही हैं, बच्चे के जीभ जो है वो काम कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उससे बच्चे का मोटर डेवलपमेंट अगर बच्चे में विकसित है तो बच्चे की वाणी का विकास भी होता है, ठीक है। गामक विकास में देरी जो है वो धीमी वाणी विकास को दर्शाती है। अगर बच्चे के हाथ पैर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उसके नेत्र से माध्यम से वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उससे बच्चे में क्या होगा, बच्चे का अगर ये सारी चीज़ें बच्चे में डेवलप नहीं है, मतलब अगर मोटर डेवलपमेंट बच्चे का नहीं है तो बच्चे का वाणी विकास भी प्रभावित होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सीखने या गामक क्रियाओं के अलावा वाणी विकास के लिए यह महत्वपूर्ण होते हैं आपके मोटर मैचुरेशन भी। और नर्वस सिस्टम में किसी प्रकार की कमी या चोट की वजह से भी जो है वो देरी हो जाती है। देखिए माइंड काम नहीं करेगा तो फिर लैंग्वेज को सीखना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। अगला आपका सेंसरी परसेप्शन एबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब हम जो कुछ भी अर्जन या हियरिंग जो एक सीखते हैं वो सबसे अधिक मतलब महत्वपूर्ण होती है कि हमारे जो सेंसरी एबिलिटी है वो हमारे काम करना चाहिए। आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ये सारे हमारे बिल्कुल परफेक्ट अपने वर्क करने चाहिए। अगर ये करते हैं तो हम वाणी को बेहतर सीख पाएंगे। अगर ये नहीं करते हैं काम तो वहाँ पे हमें वाणी और लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। शुरुआती समय में वाणी हियरिंग के द्वारा जो मॉनिटर होती है, ठीक है। शुरुआत में क्या होता है, जब शुरुआत बच्चा सीख रहा होता है तो वो सुन करके ही चीज़ों को बेहतर सीखता है और उसी से उसकी लैंग्वेज का, उसकी स्पीच का जो है वो डेवलपमेंट होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चे के सारे जो ऑर्गन्स हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स आपके बच्चे के हैं वो सब काम करने चाहिए। इससे श्रवण अक्षम बच्चे वातावरण की ध्वनियों को सुनने के साथ साथ खुद की वाणी को नियंत्रित करने में भी जो है अपने आप को असमर्थ होते हैं। वाणी अर्जन की प्रक्रिया में जो हियरिंग सेंस हैं वो आपका इनपुट चैनल के रूप में जो आपके काम करते हैं और अपने आसपास के वातावरण में बोले जा रही बातों को सुनकर उसे वस्तुओं के साथ एसोसिएट करना, उसे याद रखना और उसे आधिकारी इंद्रियों के साथ जो है वो जोड़ना। ये होता है कि देखिए हमारे जब सेंसेस काम करेंगे तो हम चीज़ों को सुनेंगे, सुन करके उनको देखेंगे, देख करके हम उन चीज़ों पर अपना वर्क करेंगे तो उससे हमारी लैंग्वेज का डेवलपमेंट, हमारी स्पीच का डेवलपमेंट बेहतर होगा। देखिए अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों में क्या होता है, ऑडिटरी सेंसेशन की उनके अंदर कमी होती है जिन कारण इन बच्चों में भाषा को सीखने में इनको कठिनाई होती है। बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होती है, वो वातावरण की ध्वनियाँ उनके कान के अंदर नहीं जाती तो वो सुनते नहीं हैं तो उनकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी लेट होता है। और ऐसे बच्चे अपने आसपास होने वाली आवाज़ों को परसाइन करने से भी जो है वो मतलब वंचित रह जाते हैं और ऐसे बच्चों में सामान्य बच्चों की भांति सामान्य वाणी और भाषा का विकास जो है वो भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आपका कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब भाषा वाणी के अर्जन के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे में सोचने व समझने की क्षमता हो। अगर बच्चे के अंदर सोचने समझने की क्षमता रहेगी तो वो कोई भी वाणी मतलब कोई भी वर्ड सुनेगा तो उसके बारे में वो सोचेगा, समझेगा, उसको अपने मतलब एक बार सुनेगा तो उस वर्ड को सीखेगा, सीख करके वो भी इस्तेमाल करेगा तो उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट बेहतर होगा। अपने वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने में भाषा वाणी विकास जो है एक मतलब उच्च मानसिक क्रिया होती है, क्योंकि इसमें जो है हम सिंबल को समझते हैं, मतलब जो सिंबल्स होते हैं उसको हम समझते हैं।
और उसी को हम व्यक्त भी करते हैं। इन सिंबल्स को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने के लिए ये आवश्यक होता है। वाणी को व्यक्त करने में व्यक्ति को निम्न विशेषताएं होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर ये सारी एबिलिटी बच्चे की होनी चाहिए जिससे उसकी वाणी का विकास जो है वो बेहतर होगा। किसी भी बात को करने के लिए वाणी ध्वनियों का समूह का चयन करना, मतलब बात को करनी है तो उन ध्वनियों का समूह का चयन करने के लिए कि कब कहाँ कैसे क्या बोलना है, इसके लिए बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। ध्वनियों को शब्दों में प्लान व फार्मुलेट करना बच्चे को आना चाहिए। ध्वनियों को वाक्यों में ग्रामर के अनुसार क्रमबद्ध करना तथा वाक्य का निर्माण करना भी बच्चे का आना चाहिए। जैसे जब माइंड काम करता रहेगा तो हम चीज़ों को सीखेंगे। ग्रामेटिकली तौर से कोई भी त्रुटि जब हम करते हैं तो भी वाक्य सही नहीं बैठता। जैसे शुद्ध तो होता है कि राम जा रहा है, लेकिन अगर है राम जा ऐसा कुछ लिखा जाता है तो ये ग्रामेटिकली एरर है और इस तरीके से बच्चे जो है उससे प्रभावित होते हैं। अगला है आपका फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे की वाणी और भाषा विकास के लिए कि बच्चा फिजिकली और इमोशनली दोनों रूप से वो डेवलप कर रहा हो, उसमें इनका विकास हुआ हो। देखिए ऐसे बच्चे जो बार बार बीमार होते हैं उनकी क्रियाएं भी सीमित होती हैं। बच्चा हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहेगा तो वो क्या ही लैंग्वेज और क्या ही वाणी का उत्पादन करेगा, ठीक है। तो ये प्रभावित कर देता है। उसकी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। एक इमोशनली जो रिलेशनशिप है वो भी उसके पेरेंट्स में होने चाहिए ताकि नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ स्पीच जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके। देखिए मेरी ही तबीयत जो है करीब जो है जब आपका पेपर था, ठीक है, पिछला पेपर लगभग था आपका, तो उसमें मेरी ही तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारा कहीं ना कहीं हमारा लैंग्वेज और हमारी स्पीच वहाँ पे प्रभावित हो जाती है। तो बीमारी जो है मतलब स्वास्थ्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्वास्थ्य अच्छा है तो हम कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो लैंग्वेज एंड स्पीच ही क्या हर एक क्षेत्र प्रभावित हो जाता है, ठीक है। और जबकि अगर हम बात करते हैं तो एक जो फैमिली इन्वायरमेंट है वो भी आपका एक सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक फैमिली इन्वायरमेंट रहेगा, जैसे परिवार में प्रेम, सहानुभूति, ये सारी चीज़ें हैं, तो उससे क्या होगा कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। और इसी कारण जो डिस्टोरेशन फैमिली रिलेशनशिप जो है उसका भी गहरा प्रभाव जो है वो पड़ता है बच्चे के ऊपर। अगला है स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म। जो आपके स्पीच के प्रोड्यूस करने के जो ऑर्गन्स हैं जैसे जीभ, नाक, कान, मतलब जीभ हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, दांत हो गया, यूविला हो गया, ठीक है, आपका वोकल कार्ड हो गया। तो ये सारे जो है जो आपके स्पीच उत्पादन करने वाले तंत्र हैं इनका भी सही तरीके से काम करना चाहिए। इनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए जीभ नहीं है, जीभ में किसी प्रकार का कोई विकार है तो फिर बोलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर कान सही से काम नहीं कर रहा है तो आवाज़ को सुनेगा नहीं तो हमें भाषा सीखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारे जो वाणी के उत्पादन तंत्र हैं वो ठीक ढंग से काम करना चाहिए। और वाणी विकास के लिए वाणी उत्पादन तंत्र की बनावट व कार्य सही ढंग से होना चाहिए, तभी वाणी विकास जो है वो सही ढंग से हो पाएगा। अगला है कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। बच्चा घर में रहकर ही बड़ा होता है और अपने वातावरण में ही सब कुछ वो जो है सीखता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि बच्चा जिस वातावरण में रहता है वहाँ पर वो भाषिक वातावरण जो है उसका अच्छा हो, ठीक है। जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है उस इन्वायरमेंट में बच्चे को जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसके लिए बच्चों को अवसर जो है वो मिलना चाहिए। जैसे बच्चे को भाषा ग्रहण करने की क्षमता है, उसके अंदर बोलने की क्षमता है, वो उसके अंदर सेंस की भी क्षमता है, हर एबिलिटी है, लेकिन अगर आप उसको मौका नहीं देंगे बोलने का तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं। जैसे बच्चा कुछ भी बोल रहा है परिवार में, परिवार वाले तुरंत करे चुप रहो, बात नहीं करनी है, चुप रहो, बात नहीं करनी है। आपको हमेशा डांट रखे हैं, एक घर में आपको बंद कर देंगे। अगर आपको इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो आपकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों ने जंगल बुक देखा होगा, मतलब मोगली का नाम सुना होगा, ठीक है, या आप लोगों ने एवलान का नाम सुना होगा, एवरान। तो बच्चे के अंदर हर एबिलिटी थी, उसके सेंस भी काम कर रहे थे, उसका माइंड भी वर्क कर रहा था, लेकिन उसको एक इन्वायरमेंट ना मिलने की वजह से इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए एक इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट मिले जहाँ बच्चे को बोलने का अवसर मिले। बच्चे माता पिता तथा अभिभावक के मध्य सकारात्मक संवेगी जो संबंध है वो बनाते हैं, तो बच्चे अपने बातों को कहने के लिए एक अच्छा माहौल भी बच्चे को मिलेगा जिसमें उन्हें भाषा वाणी का जो विकास है वो बढ़ेगा। जीवन के प्रारंभिक काल जो है वाणी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमने आपको बता भी रखा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो जन्म से 5 वर्ष का समय होता है ये एक क्रूशियल टाइम पीरियड होता है, मतलब इसमें बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत होता है। तो हमें इस टाइम पीरियड में बच्चों को एक लैंग्वेज का जो इन्वायरमेंट है वो देना चाहिए। अगर लैंग्वेज इन्वायरमेंट मिलेगा तो बच्चे का विकास अच्छा होगा, और वहीं पे अगर वो उनको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है तो वो विकास जो है बच्चे का प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है यूनिट वो 3.3। अब यूनिट 3.4 पे बात हम करेंगे।
जहाँ पे हमारा है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ स्पीच चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, श्रवण बाधित बच्चों में किस तरीके से मतलब उनके भाषा और विकास को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2 यूनिट लगभग सेम जैसी ही थी, 3.1 और 3.3। ठीक है, तो 3.1 और 3.2 हमने पढ़ लिया और 3.3 आपका बिल्कुल 3.1 की ही जैसी आपकी यूनिट है, तो वो आप वहीं से कवर करिएगा। अब 3.4 बात करेंगे हम क्या क्या परिस्थिति प्रभावित कर सकती हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने का प्रयास करूँगी। ये बिल्कुल रटने वाली चीज़ें नहीं हैं, जितना आप समझ सकते हैं समझिए और समझ कर ही आपको लिखना है। ठीक है, श्रवण बाधित बच्चे जो होते हैं उनमें भाषावाड़ी विकास को प्रभावित करने वाले कुछ बड़े कारक हैं। इसके अतिरिक्त भाषावाड़ी विकास को दृष्टि क्षमता का सामान्य होना भी ज़रूरी होता है। श्रवण विकलांग बच्चों में हियरिंग न होने के कारण उसमें भाषा का जो विकास है वो सही ढंग से नहीं हो पाता। अब मैं इसमें क्या ही समझा दूँ आपको, आप भी जानते हैं ना, अगर बच्चा नहीं सुन पा रहा है तो उसकी लैंग्वेज का, उसकी स्पीच पर, दोनों पे उसके प्रभाव पड़ता है। इसके जो श्रवण विकलांग के अंतर्गत कई ऐसे कारक होते हैं जो वाणी विकास को जो है वो प्रभावित करते हैं। ये कारक आपके निम्नलिखित होते हैं, जैसे भाषा के पूर्व भाषा पश्चात श्रवण विकलांगता। ठीक है, भाषा व वाणी विकास इस बात पर निर्भर करती है कि श्रवण विकलांगता जन्म के पूर्व है या जन्म के बाद। देखिए, ये डिपेंड करता है कि बच्चा दिव्यांग कब हुआ है। जन्म के तुरंत बाद, मतलब जन्म के समय ही बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय से ही बच्चा आवाज़ नहीं सुन रहा है, या एक उम्र के बाद 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल के बाद बच्चा आवाज़ नहीं सुन रहा है। ये डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा हियरिंग लॉस रहेगा और जितना समय तक हियरिंग लॉस रहेगा बच्चे के डेवलपमेंट को उतना ही ज़्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है, जो बच्चा जन्म से ही नहीं सुन पाते और उनमें धीरे धीरे आवाज़ निकालना वो बंद कर देते हैं, जैसे शुरू में बच्चा मान लीजिए जन्म से ही नहीं सुन रहा है तो कुछ टाइम जैसे बबलिंग लैलिंग तक तो वो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद उसका बोलना जो है वो प्रभावित हो जाता है। इससे जन्मजात श्रवण विकलांग जो बालक हैं उनके वाणी और भाषा सुन करके नहीं सीख पाते। भाषा विकास के पहले पहले हुए श्रवण विकलांग बच्चों की भाषा और वाणी विकास के बाद हुए श्रवण विकलांग बच्चों से ही ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया है उसके बाद बच्चे को हियरिंग लॉस होता है तो वो उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन अगर जन्म से ही बच्चे में हियरिंग लॉस है या लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है और तभी बच्चे के अंदर हियरिंग लॉस है तो वो बच्चे को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। श्रवण बाधित बालकों में सामान्य बच्चों की तुलना में जो शब्दों का ज्ञान है वो भी कम होता है, और अनुसंधान के द्वारा यह देखा भी गया है कि एक 15 साल के गंभीर श्रवण क्षतिग्रस्त वाले बालक की जो शब्दावली है वो 4 साल के सामान्य बच्चे की जैसे होती है। अगर बच्चा गंभीर हियरिंग लॉस का शिकार है तो उसकी वोकैब वैसे भी डेवलप नहीं होगी, क्योंकि वो सुन नहीं रहा है। तो हम देखिए बहुत चीज़ें हम सुन करके सीखते हैं, देख कर भी हम सीखते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हम सुनकर ही सीखते हैं। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि श्रवण विकलांग बच्चों में जो भाषा विकास है वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि एक सामान्य बच्चे के जैसा होगा। एवं उस बालक पर विशेष ध्यान देने की जो आवश्यकता होती है। बालक को आवाज़ के प्रति जो है वो आकर्षित करना चाहिए। बालक आवाज़ को सुने, जिस साइड से आवाज़ आ रही है उस साइड वो ध्यान दे। बालक के लिए ध्वनि संबंधी वातावरण जो है वो देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट होती है कि आप बच्चे को जो है एक समृद्ध भाषाई वातावरण प्रदान करें। बालक के लिए एक यंत्र तथा एफएम जो सिस्टम है उसकी व्यवस्था करना चाहिए। अपरिपक्व न्यूरोमोटर जो है यह भी बच्चे को प्रभावित करता है। अगर न्यूरोमोटर मैचुरेशन बच्चे में नहीं है तो वो भी लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी बच्चे का। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे के अंदर न्यूरोमोटर जो मैचुरेशन है वो बच्चे के अंदर हो। मस्तिष्क का वह भाग जो ब्रोका के नाम से जाना जाता है वाणी उत्पादन एवं जो है वाणी नियंत्रण के लिए वो जिम्मेदार होता है। ठीक है, वाणी का क्या उत्पादन है वो नियंत्रण किस तरीके से करना है वो मस्तिष्क का एक वर्णिक और जो अब ब्रोकास्ट एरिया होता है उस पर डिपेंड करता है। मैंने आपको यूनिट 1 में बता रखा है। ठीक है, ये चीज़ें, परंतु जन्म के समय यह अपरिपक्व रहता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो ये विकसित उतना नहीं होता है, जिससे ना तो वाणी का उत्पादन होता है ना ही बच्चे को वाणी का नियंत्रण होता है। जैसे जैसे उसकी श्यान मांसपेशी समन्वय बढ़ता है, जैसे जैसे उसका मैचुरेशन धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, बच्चे में वाणी उत्पादन एवं नियंत्रण जो है वो धीरे धीरे होने लगता है। और अगर कोई रोग या विकृत मस्तिष्क में हो जाए तो वाणी जो है वो गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती है। बच्चे से संबंधित भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित
करते हैं। जैसे यदि बच्चे में बधिरता जन्मजात है तथा गंभीर प्रकृति की है तो भाषा, आवाज़ तथा उच्चारण स्तर बड़े पैमाने पर प्रभावित होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि बच्चे में टाइप ऑफ हियरिंग लॉस क्या है और लेवल ऑफ हियरिंग लॉस क्या है। ठीक है, किस स्तर का जो है बच्चे के अंदर श्रवण बाधिता है और किस प्रकार का है। अगर ज़्यादा गंभीर स्टेज पे है, जैसे माइल्ड मॉडरेट पे है तो ठीक है। अगर सीवियर प्रोफाउंड के लेवल का बच्चा है तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उतना ही प्रभावित होगी, जिसे सामान्य रूप में विकसित नहीं किया जाता सकता है। जन्मजात गंभीर श्रवण दोष का विपरीत प्रभाव जो है वो सामाजिक, शैक्षिक एवं व्यावसायिक कौशलों पर जो है वो पड़ता है। और अचानक श्रवण दोष भी जो है वो प्रगतिशील श्रवण दोष की तुलना में काफ़ी गंभीर होती है। ठीक है, अगर बच्चे को अचानक श्रवण दोष हो जाता है और या फिर प्रगतिशील श्रवण दोष का मतलब होता है कि धीरे धीरे बच्चे के अंदर श्रवण दोष होता है, तो वो भी बच्चे को प्रभावित करता है। आपने आइडियोलॉजी में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि जन्मजात, अचानक और प्रगतिशील श्रवण दिव्यांगता क्या होती है। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे के एक कान या दोनों कान में बच्चे की बधिरता है। जैसे बच्चा एक कान से सुन रहा है या दोनों कान बच्चे का प्रभावित है, ये भी डिपेंड करता है। उसकी श्रेणी पर डिपेंड करता है कि किस श्रेणी का है। ठीक है, माइल्ड में, मॉडरेट में, सीवियर, प्रोफाउंड किस लेवल पे है। पहचान की उम्र क्या है यह भी डिपेंड करता है। अगर जल्दी पहचान कर ली जाएगी तो वाणी और भाषा विकास बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर देर से विकास की जाएगी, देर से बच्चे की पहचान की जाएगी, तो वो बच्चे की वाणी और भाषा विकास को ज़्यादा प्रभावित कर देगा। बच्चे के संवेदी उपकरणों का प्रयोग, श्रवण जो उपकरण है वो भी डिपेंड करता है कि उसको कब दिया जा रहा है। श्रवण उपकरण कम रूम में दिया जाएगा। जैसे अगर कोकलिया इम्प्लांट करवाया गया है तो बच्चे का विकास जो है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर वहीं पे उसको हियरिंग एड जो है, जो भी श्रवण यंत्र हैं वो बाद में दिए जा रहे हैं, जैसे 20-22 साल के बाद दिए जा रहे हैं, तो फिर वो उसके विकास को प्रभावित करेगा। अगला है घर से संबंधित कुछ कारक हैं। जैसे महान विचारक क्रिस्टोलॉजी कहते हैं कि घर बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। बच्चा घर से ही बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं और विद्यालय के बाद घर का वातावरण बच्चे की उन्नति या अवनति के लिए बराबर जिम्मेदार होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि घर का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि घर के इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है कि बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा। बिना किसी बाधा के बच्चा जो अभिभावक, सहोदरों या मित्रों के साथ जो है वो बातचीत कर सकता है, अगर उसका परिवार का अच्छा इन्वायरमेंट है। कुछ और भी फैक्टर हैं, जैसे अभिभावक की भूमिका, अभिभावक कितना रोल निभा रहे हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, कितना अवसर दे रहे हैं बच्चे को बोलने का, ये भी डिपेंड करता है। मौखिक अभिव्यक्ति का बच्चों को कितना इन्वायरमेंट मिलता है, बच्चा जो है वो खुद को कितना एक्सप्रेस कर पाता है, यह भी ज़रूरी होता है। अगर जो है बच्चा अंतर्मुखी है, किसी से बात नहीं करता है, खुद में ही खोया रहता है, तो फिर उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चा बहिर्मुखी है, लोगों से बात करता है, मेल जोल वाला बच्चा है, तो उसके लैंग्वेज का डेवलपमेंट अच्छा होगा। जितना बच्चा लैंग्वेज को प्रोड्यूस करेगा, लैंग्वेज को इस्तेमाल करेगा, उतना ही अच्छा उसका वातावरण रहेगा और उतना ही अच्छा उसके लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। वातावरणीय फैक्टर भी हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं। और व्यावसायिक मदद, बच्चे को कितना मदद मिल रही है, प्रोफेशनल के थ्रू बच्चे को कितना मदद दी जा रही है, व्यावसायिक क्षेत्र में कितना प्रशिक्षित किया जा रहा है, ये भी डिपेंड करता है। विद्यालय का वातावरण कैसा है, विद्यालय सपोर्ट कर रहा है, बच्चे को अवसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब 3.5 हम पढ़ेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्री एंड पोस्ट लिंगुअल चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। पूर्व व भाषा पश्चात श्रवण हानि क्या है वो हम पढ़ेंगे। प्रीलिंगुअल का मतलब होता है, प्रीलिंगुअल और पोस्ट लिंगुअल होता है। प्रीलिंगुअल जो होता है उसका मतलब है कि भाषा विकास के पहले। ठीक है, तो कान हमारे प्रकृति का स्रोत होते हैं जिसके माध्यम से सुन करके हम बोलना सीखते हैं। गंभीर श्रवण क्षति वाले बालक वार्तालाप व भाषा को समझने में जो है वो असमर्थ होते हैं और ऐसे बच्चों को साधारण भाषा में वार्तालाप जो है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। अगर बच्चे में भाषा विकास के पहले ही श्रवण दोष हो जाता है, प्रीलिंगुअल का मतलब होता है, लिंगुअल भाषा और प्री पहले, तो भाषा विकास के पहले श्रवण दोष हो जाएगा, तो उससे बच्चा बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। बच्चा अगर बधिर बच्चा पैदा होता है तो वह बातचीत करना नहीं सीख पाएगा। अगर जैसे बात करते हैं, अगर बच्चे को जन्म से ही श्रवण दोष रहेगा, भाषा विकास के पहले ही श्रवण दोष रहेगा, तो उसके अंदर बातचीत करने का गुण विकसित नहीं होगा और वह विशेष प्रशिक्षक जीवन के प्रारंभिक वर्षों में नहीं पा सकता है। ठीक है, तो उसकी बधिरता जो है उसके अवसर को रोकती है। अगर बच्चे के अंदर पहले से लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं है और उसको सही
इन्वायरमेंट भी नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके जो है उन्नति को जो है वो रोकेगा, जिसके माध्यम से वह भाषा का ज्ञान एवं भाषा तंत्र को भी नहीं सीख पाएगा। जैसे जो कुछ भी बोला जा रहा है या बोल करके सिखाया जा रहा है, बच्चा नहीं सुन पाएगा तो नहीं सीख पाएगा, और एक श्रवण बाधित बालक उसी भाषा को नहीं सीख पाता है। उसके 2 कारण उत्तरदायी हैं। पहला है श्रवण क्षमता का धीरे धीरे कम होना और विशेष प्रशिक्षण का अभाव। बच्चे को सही समय पर प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तो भी उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होगा, और अगर उसकी श्रवण क्षमता जो है वो विकसित नहीं है तो भी उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। पोस्टलिंगुअल हियरिंग लॉस की बात करते हैं, मतलब भाषा विकास के बाद वाला हियरिंग श्रवण दोष क्या प्रभावित करता है, तो वो बात करेंगे। तो इन व्यक्तियों में जो जीवन के श्रवण क्षमता की क्षति को सामना करते हैं, उनमें बोलने की कार्यप्रणाली को देखकर पता चलता है कि कान सही रूप में कार्य कर रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे ऐसे बच्चे जिनका लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया, जैसे मान लीजिए वो 20 साल के थे, 20 साल तक उनकी सुनने की क्षमता बिल्कुल अच्छी थी, अचानक कोई एक्सीडेंट होता है और उनकी सुनने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो इस 20 साल के पहले तक इनकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट पूरी तरह से हो चुका रहता है। तो ऐसे बच्चे जिनकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो चुका है, उसके बाद उनके अंदर कोई श्रवण हानि होती है तो उसे पोस्टलिंगुअल कहते हैं, और उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, इन बच्चों में कैसे पता चलता है कि ये श्रवण दोष है, बोलने की कार्यप्रणाली के माध्यम से पता चलता है। ये जब बोलते हैं, सामने वाला जब बोलेगा तो ये कान को खड़ा करके या उसकी तरफ बहुत ध्यान देकर चीज़ों को सुनने का प्रयास करते हैं। वह श्रवण क्षमता जो भाषा व बोलचाल प्रारंभ होने के बाद समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसे जीव उच्चारण दोष या मतलब उसे हम भाषा विकास के बाद का श्रवण दोष कहते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट उच्चारण में कमी लाता है। सामान्य रूप से यह अनुभव किया गया है कि जीव के उच्चारण के पश्चात श्रवण दोष व्यक्तियों में निम्न कमियां जो है वो पाई जाती हैं, जैसे ध्वनि का विशिष्ट गुण मतलब प्रभावित होना, उच्च स्वर का नियंत्रण इनका समाप्त हो जाना, ठीक है, और लय में अनियमितता आ जाना, ये सारे जो है वो प्रभावित करते हैं। और इसमें हम लिंग अप्रोच के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे कि लिंग अप्रोच क्या होता है। वैसे पूछा नहीं जाता है और ना ही पूछा गया है। ठीक है, मैंने पेपर 2-3 सेट मैंने देखा, उसमें कहीं भी कुछ भी ऐसा लिंग अप्रोच को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर भी आपके उसमें है सिलेबस में, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। तो संप्रेषण है जो श्रवण बाधित बच्चे का जो शिक्षण है वस्तुतः एक महान उपलब्धि है तथा सहजता और बौद्धिकता के साथ उसके बोलने में सहायता करना एक महत्वपूर्ण जो चुनौती है उसमें होती है। एक श्रवण बाधित के लिए वाणी शिक्षण है तो उनके मॉडल कुछ नीतियां तथा कार्य पद्धतियां हैं। इन मॉडलों में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो आपका लिंग मॉडल है, जो कि 1976 में इसकी खोज की गई थी, मतलब इसको दिया गया था। इसे हम विकासात्मक मॉडल भी कहते हैं, लिंग मॉडल को ही विकासात्मक मॉडल भी कहा जाता है। और इस मॉडल का उद्देश्य है कि जो शिक्षकों द्वारा श्रवण बाधित बच्चों में व्यवस्थित तथा प्रभावी ढंग से वाणी का विकास करने में सक्षम बनाना। ये जो आपका लिंग अप्रोच होता है जिसे आप विकासात्मक मॉडल कहते हैं, 1976 में जिसका विकास हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि ये एक शिक्षकों के द्वारा मतलब जो प्रशिक्षक जो होंगे उनके द्वारा एक श्रवण बाधित बच्चे के अंदर वाणी के विकास करना, एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से वाणी को डेवलप करने के लिए से ये विकास किया गया था। यह सुस्पष्ट मूल्यांकन प्रणाली की भी व्यवस्था की व्याख्या करता है, जो शिक्षकों को यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि बच्चे में ध्वनि का कौन सा रूप है, मतलब बच्चा किस स्तर पर है और बच्चे को किस स्तर पर बच्चे को सिखाया जा सकता है वो बताता है। और शिक्षक विभिन्न आयु के बच्चों के साथ साथ इस मॉडल का प्रयोग करता है, अलग अलग आयु के बच्चों के लिए इस मॉडल का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो ये था आपका यूनिट 1.3 पूरा, और इसमें जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैंने बस इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगी पढ़ाने को। तो ये पूरा यूनिट 3 आपको 1.5-2 घंटे 3 घंटे में जाकर के ख़त्म होगा। ठीक है, बट आपके एग्ज़ाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना आपको बता दिया जाता है। और आप लोगों ने अभी तक पेपर भी दे दिया है 3-4, तो आपको आइडिया भी लग गया होगा कि कितना जो है यहाँ से आता है और कितना नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिएगा। बाकी जो भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो चीज़ें अवेलेबल करवाने का प्रयास ज़रूर करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों को कम से कम 10 लोगों तो एक लोग कम से कम 10 लोगों पर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा। ठीक है, आप लोग इतना सपोर्ट मुझे करिए कि आप लोग बस चैनल को ग्रो करवाते रहिए, और आप लोग का मैं पूरी हेल्प करूंगी आपके इस एग्ज़ाम में लेकर के आपके अगले एग्ज़ाम में, जब आपका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा तो भी आप मुझे अपने साथ पाएंगे। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना मतलब मेरा साथ कहाँ तक चाहते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा एक बार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।